Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. हमारी जो सीरीज़ चल रही है संविधान की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान ये टॉपिक है, इसको बेफिजूल डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, लेकिन जितना आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये टॉपिक ऐसा है जो एग्ज़ाम में हमें आसानी से नंबर दिला सकता है, लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि इस इतने आसान टॉपिक को भी हम मुश्किल बना के पढ़ लेते हैं। इतनी इसकी लैंग्वेज में, इसकी भाषा में हम उलझ जाते हैं, खुद को उलझा लेते हैं कि हमारे आसान से आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। आज हम कुछ अलग तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। क्लास के एंड तक मेरी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और ये टॉपिक इतना आसान आपको लगने लगे आज के बाद से कि दोबारा कभी आपको इससे डर ना लगे और आपके कभी इससे सवाल गलत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम मेन चीज़ समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि जो प्रेम्बल है या जो प्रस्तावना है आखिर ये है क्या। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं समझा देती हूँ। तो जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का सार है। पूरा जो हमारा संविधान है, पूरी जो बुक है संविधान में हमने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या उद्देश्य है हमारा ये संविधान को बनाने का, हमारे देश के लिए किन आदर्शों को हमने शामिल किया है कि किस तरीके का हम देश चाहते हैं आगे, किस तरीके से हमारा देश आगे चले, कैसा देश हम हमारा बनाना चाहते हैं, ये सारे आदर्श जो हमने संविधान में शामिल किए हैं, ये सारी बातें हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना पहले ही बता देती है। तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो प्रेम्बल आपको ब्रीफली समझाता है कि संविधान में क्या है, संविधान को हमने क्यों बनाया है और संविधान के आदर्श क्या क्या हैं। ठीक है, तो समझ आ गया प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। अब बात करते हैं कि जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था ये किस तरीके से पारित हुआ। ये डिस्कशन भी हम पहले कर चुके हैं जब हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, लेकिन दोबारा आप देख लीजिए। जब हमारी संविधान सभा बनी थी, हमने डिसाइड किया था कि हाँ, हम भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे, हमारा ख़ुद का संविधान, और हमारे देश को हम हमारे हिसाब से चलाएंगे जब हमारा देश आज़ाद होगा। तो उस संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव सभा के सामने पेश किया, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने रखा और कहा कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं, पहले हम उसके उद्देश्य तो तय कर लें कि क्या उद्देश्य हमारे संविधान के होंगे, क्यों हम ये संविधान बनाने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हम पहले तय कर लें, तब हम आगे का संविधान बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्या रखा गया, उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया सभा के सामने। यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे जाके हमारी प्रस्तावना कहलाए या प्रेम्बल कहलाए, इसलिए हम प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। ओके, तो 13 दिसंबर 1946 को तो नेहरू जी ने ये प्रस्ताव पेश किया और ठीक 40वें दिन यानी कि 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया। ठीक है, तो संविधान सभा का प्रस्ताव कब पारित हो गया, 22 जनवरी 1947 को। तो कुछ इस तरह से हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी थी, और प्रस्तावना बनने के बाद ही हमारा बाकी का पूरा संविधान बना था, या हमारी संविधान सभा ने बाकी का संविधान बनाया था। अब हम आते हैं प्रस्तावना पर। आज हम एक नए तरीके से प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं। इस तरीके से आपको आज से पहले किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि इस टॉपिक को आपके लिए इतना आसान बना दूँ ताकि आसानी से आप इसको समझ सकें, आसानी से इसको याद कर सकें, और आज के बाद इससे कभी डर ना लगे आपको, ना इसकी शब्दावली से डर लगे। तो एक नए तरीके से हम पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज। पॉलिटिक्स को आज हम हिंदी और इंग्लिश वाले मेथड से पढ़ेंगे। जिस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम गद्यांश सॉल्व करते हैं,
या पैसेज सॉल्व करते हैं। एक पैसेज पढ़ते हैं, एक गद्यांश पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से आज हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पहले हम पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और फिर जिस तरीके के क्वेश्चन इसकी शब्दावली से पूछे जाते हैं वो हम बड़ी ही आसानी से इसी प्रस्तावना में से सॉल्व करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ये टॉपिक आपको लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं प्रस्तावना पर। तो पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट ये लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगी। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो तरीके से सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है प्रस्तावना की शब्दावली से, जो अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी इसकी शब्दावली से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन शब्दों को कितनी बार इसमें शामिल किया गया है, या प्रस्तावना में शामिल फला फला शब्दों का अर्थ क्या है। इस तरीके से एक सवाल होता है। एक वो सवाल होता है जो प्रस्तावना से रिलेटेड फैक्ट से पूछे जाते हैं। तो पहले हम वो सवाल सॉल्व करेंगे जो इसकी शब्दावली से रिलेटेड है, इसी पैसेज में से, इसी गद्यांश में से। पहला सवाल है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो आ जाते हैं वापस गद्यांश पर। एक भारत यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। अगला सवाल, प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार की समानता दी गई है। तो प्रस्तावना में नागरिकों को 2 प्रकार की समानता दी गई है। देखिए इसमें एक अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल है प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। तो आ जाते हैं वापस गद्यांश पर। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल है कि प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वापस आ जाते हैं गद्यांश पर। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। ओके, 5 हो गई है। 2 प्रकार की समानता, 1 नंबर और बढ़ा दीजिए, 3 प्रकार के न्याय और 2 और बढ़ा दीजिए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है। ठीक है। अगला अगर सवाल देखें तो ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में किस दिनांक या किस तिथि का अंकन किया गया है। तो प्रस्तावना में कौन सी दिनांक शामिल है? एक ही दिनांक शामिल है, 26 नवंबर 1949। और तिथि कौन सी थी? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। ओके, तो एक ही डेट शामिल है, तो ये तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। ये वही डेट है 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था या पारित हुआ था। अब देख लेते हैं शब्दों के अर्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इस शब्दावली का अर्थ क्या है। प्रस्तावना में जो ये शब्दावली शामिल है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि भारत जो है पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी कि उस पर किसी भी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं है, ना ही उसके आंतरिक मामलों में ना ही बाहरी मामलों में। आंतरिक और बाहरी दोनों ही मामलों में भारत क्या है? स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण में नहीं है।
ओके। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में शामिल समाजवादी राज्य का अर्थ क्या है। तो समाजवादी का अर्थ होता है कि ऊंच नीच का कोई भी यहाँ पे रोल ना हो, समानता का सबके साथ व्यवहार किया जाए और असमानता को दूर किया जाए। अमीर और गरीब वर्ग में जो असमानता है उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, तब बनता है एक समाजवादी राज्य। ओके, तो समाजवादी राज्य यानी कि असमानता को दूर करना और समानता का प्रसार करना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी कि भारत का अपना कोई पंथ नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है, वो भारत के सभी धर्मों के साथ एक समानता का व्यवहार करता है। कोई भी धर्म उसके लिए ऊंचा या कोई भी धर्म उसके लिए नीचा नहीं है और उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत। ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें तो प्रस्तावना में एक वर्ड आया था लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है, इस वर्ड से इसका मतलब पता चल रहा है। लोक मतलब क्या होता है, जनता। तंत्र मतलब क्या होता है, शासन। तो लोकतंत्र क्या हो गया, जनता का शासन, वो शासन जिसमें जनता की भागीदारी शामिल हो। ओके। अगला सवाल, प्रस्तावना में शामिल गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या है। तो दो तरीके के शासन होते हैं, एक होता है राजतंत्र और एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, जबकि गणतंत्र में क्या होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। या तो आप उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनिए या आप उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनिए। वंशानुगत ये पद नहीं होता, जो राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है राष्ट्र का, वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। तो जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वो देश कहलाता है गणतंत्र, वहाँ का शासन कहलाता है गणतंत्र। और जहाँ ये वंशानुगत होता है वहाँ होता है राजतंत्र। ठीक है। अगला सवाल अगर हम देखें तो अगला सवाल है कि प्रस्तावना में शामिल शब्दावली हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो इस शब्दावली का अर्थ है कि जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निवास करती है, यानी कि सबसे ऊपर भारत में कौन है, भारत की जनता है। भारत की जनता का ही भारत में शासन है। इसे हम लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं प्रस्तावना की शब्दावली से। अब हम बात करते हैं उन सवालों की जो कि बनते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं उनसे। लेकिन उससे पहले एक बार हम वो फैक्ट देख लेते हैं जिनसे सवाल बनते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो पहला फैक्ट तो यही है कि प्रस्तावना हमने ली कहाँ से है। तो ये स्रोत वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रस्तावना जो है हमने अमेरिका से ली है। याद भी किया था हमने इसको ट्रिक से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड है कि प्रस्तावना बेशक हमने अमेरिका से ली है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ओके। अगला फैक्ट है कि प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। हमारा जो संविधान है उसको हमने किस उद्देश्य से बनाया है, इसका निर्धारण हमने प्रस्तावना में किया है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का नील पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा गया है प्रस्तावना को, संविधान का प्रतिबिंब या संविधान का नील पत्र। ठीक है। अब 3 केसेस हैं या 3 वाद हैं जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट है प्रस्तावना के लिए। कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रस्तावना का हमारे संविधान में क्या महत्व है वो इन वाद से पता चला। इन वाद के जो डिसीजंस थे, इन केसेस के जो डिसीजंस थे, उनके बाद प्रस्तावना का महत्व पता चला हमें कि प्रस्तावना कितनी इम्पॉर्टेंट है संविधान में और किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। तो पहला जो केस था या पहला जो वाद था वो था बेरुवाड़ी यूनियन वाद, जो कि 1960 में हुआ था। इस वाद के बाद जो प्रस्तावना है संविधान की, इसका जब डिसीजन आया तो प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से ही इनकार कर दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है ही नहीं। ओके। तो इस तरह से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन सा वाद था जिसने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो वो था बेरुवाड़ी यूनियन वाद। ठीक।
ठीक है। फिर एक और वाद आता है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, 1967 में वो आता है, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। उसके मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने डिसीजन सुनाया था और डिसीजन सुनाने के साथ ही उन्होंने एक बात कही थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग तो है ही, संविधान की आत्मा भी है। ओके, तो किस वाद के बाद संविधान की आत्मा मान लिया गया प्रस्तावना को? गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में जो आया था। ठीक है। एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाद है जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा वाद रहा है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। 1973 का ये वाद है। इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी डिसीजन लेने के लिए या फैसला करने के लिए। इस वाद के बाद ये फैसला सुनाया गया कि बेशक प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, संविधान का भाग है और संसद को ये अधिकार है कि प्रस्तावना में वो संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार भी इस वाद के बाद दे दिया गया था। अब संशोधन का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें लिख दी गई है उनको आप चेंज करोगे। संशोधन का मतलब ये है कि जो मूल ढांचा है, जो लिख दिया गया है, उसमें तो चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप उसको और बढ़ा सकते हो, उसमें और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से प्रस्तावना में क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। अब तक सिर्फ एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जो कि हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये संशोधन क्या था? 3 शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब तक एक ही बार संविधान में संशोधन किया गया है। तो ये थे वो फैक्ट जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है उसको किस देश से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से तो प्रस्तावना ली गई थी, भाषा हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से। ओके, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है। अगला सवाल, प्रस्तावना में संशोधन करने का निर्णय किस वाद के बाद लिया गया था? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1973 में जो हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन का निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है। अगला सवाल, प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया था? तो हमने पढ़ा कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल किया गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक हमेशा नंबर दिला के ही जाता है। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने पढ़ा इसको पैसेज वाले तरीके से या गद्यांश वाले तरीके से वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, उससे ये टॉपिक आसान लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।